नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग NTPC 10/1/2021 का जो क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट 1 का, उसका क्वेश्चन जीके का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है। यानी कि पहला ही क्वेश्चन कंप्यूटर से दिया हुआ है, तो समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को जो है एरे कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है। यानी कि वह पोर्ट को आपको नाम बताना है जो डिजिटल उपकरण में जो है जिससे डेटा स्थानांतरण करते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि USB से जो है डेटा स्थानांतरित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, USB पोर्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को जो है सोल्डर कहा जाता है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, सोल्डर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है किससे मापा जाता है, तो वो आपको बताना है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। थर्मामीटर से आपको पता ही होगा हीट को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से जो है मृदा के प्राकृतिक उर्वरता जो बढ़ाया जाता है, वैसी फसल को क्या कहा जाता है, तो वैसे फसल को फलीदार फसलें कहते हैं। कैसा फसल कहते हैं, फलीदार फसलें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, इस शिफ्ट में जो है साइंस से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो यही जो है शुरुआत में आप लोगों को साइंस का ही ज़्यादातर क्वेश्चन मिलने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है। तो जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रस संवेदी अभिग्राही जो है जिह्वा पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक विक्र में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। और आपको याद रखना है, विक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी नेफ्रॉन को ही कहा जाता है। और याद रखना है आपको, इसका अध्ययन जो है विक्र का अध्ययन नेफ्रोलॉजी होता है, नेफ्रोलॉजी। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विक्र की किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है। यानी कि पेशी कोशिका में जो ऑक्सीजन की कमी अगर होगा तो पाइरूवेट क्या होता है, टूट जाता है। और ये किस में विभाजित होकर के क्या परिवर्तित करके देता है, तो ये देता है लैक्टिक एसिड और ऊर्जा देता है। क्या देता है, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी को कहा जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है। आपको पता होगा कि कल्पक्कम और कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर जो है ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो कह रहा है कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित रिएक्टर का नाम बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कामनी। यानी कि कामनी, इसका फुल फॉर्म होता है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। और ये कल्पक्कम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और कुडनकुलम भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अगर आपको तारापुर का पूछा जाए तो तारापुर याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। कैगा पूछा जाए, लिख लीजिएगा। अगर आपसे तारापुर पूछे तो आपको बताना है कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। अगर आपसे कैगा पूछे तो बताना है कैगा है कर्नाटक में। ये दोनों लिखने के बाद अगर आपसे ननौरा पूछे तो आपको बताना है ये कहाँ पर है, ये UP में है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध विक्र का किससे होगा। तो हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से, अभी हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि जो हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से है, यानी कि हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा रहा है विक्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विक्र के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। देख लेते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका अध्ययन, विक्र के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अब जो है सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन आ गया है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से है, कह रहा है सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो उस अंतर को जो कहा जाता है राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थिति और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल रही है निम्न में से कौन सा है। तो खाद्य फसल के साथ साथ चारा की फसल भी होना चाहिए और अर्ध शुष्क जलवायु में भी होता है, तो वो हो जाएगा मक्का। इसे ही जो है खाद्य फसल और अर्ध शुष्क जलवायु में हो पाया जाने वाला फसल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। तो आपको सबसे पहले ये पता करना रहेगा कि बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है। तो ये झारखंड में है और ये किसके सहयोग से बनाया गया था, तो रूस के सहयोग से बनाया गया था। तो इसमें पूछ रहा है किस देश की सहायता से की गई थी, तो यहाँ पर रूस न दे करके यहाँ USSR ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि रूस का टूटने से पहले, सोवियत संघ के टूटने से पहले यहाँ इसका नाम था सोवियत संघ, यानी कि USSR। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बोकारो कहाँ पर है, झारखंड में है। इसी तरह भिलाई जो है कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद भिलाई हो गया छत्तीसगढ़ में, बोकारो हो गया झारखंड में। दुर्गापुर पूछेगा तो याद रखिएगा दुर्गापुर कहाँ पर है, ब्रिटेन में है। राउरकेला पूछेगा तो याद रखिएगा राउरकेला जर्मनी में है। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन बनी है। तो बजरंग पुनिया बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है। तो इस योजना का नाम उड़ान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो पहले अध्यक्ष इसका नरेंद्र मोदी ही थे। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया था। तो पूछेगा योजना आयोग नीति आयोग कब बनाया, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। पहला अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना है आपको कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होता है, और 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। वर्तमान में पूछेगा नीति आयोग के CEO कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए अमिताभ कांत वर्तमान में इनके CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था। तो 1957 में इसका जो है सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। तो संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज को जो सहायता किए थे वो थे महाराजा मेहताब चंद। इन्होंने ही संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज की सहायता की थी। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू और भैरव के द्वारा, इस 4 भाइयों के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था। तो ये 1962 ईस्वी में किया गया था इसका गठन, 1962 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको पूछे इसरो का गठन कब हुआ था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखना है 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो का गठन किया गया था। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ को बनाया गया है।
एस सोमनाथ को बनाया गया है, जो किसके स्थान पर बनाया गया है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की? चंद्रकांता लोकप्रिय उपन्यास है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो देवकी नंदन खत्री के द्वारा चंद्रकांता जो है लिखा गया था। जयशंकर प्रसाद अगर आपसे पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा कामयानी लिखा गया था। कामयानी किसके द्वारा लिखा गया था? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान और गबन जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। और मैथिली शरण गुप्त, जिसको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। और इनके द्वारा लिखा गया रचना भारत भारती, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत भारती पूछेगा किसके द्वारा लिखा गया? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया। इसे राष्ट्र कवि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा क्या लिखा गया? कामयानी लिखा गया जयशंकर प्रसाद के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा क्या लिखा गया? गोदान और गबन लिखा गया मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। लेकिन यहाँ आपसे पूछा था चंद्रकांता किसके द्वारा लिखा गया? तो चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में है, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सप्रू समिति। सप्रू समिति याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सप्रू समिति। डी ऑप्शन में दिया है बलवंत राय मेहता समिति। तो ये पंचायती राज से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। कौन? बलवंत राय मेहता समिति। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा सप्रू समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? एक बुक है इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जे.सी. कुमारप्पा जो है इनके लेखक हैं। जे.सी. कुमारप्पा इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था इसका रूपरेखा। और अगर पहला पूछेगा पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। पूछेगा पहला पंचवर्षीय योजना में किस बात पर बल दिया गया था, तो कृषि पर बल दिया गया था। लेकिन पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। पूछेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस बात पर बल दिया गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? उद्योग पर बल दिया गया था। और किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो रियो शिखर सम्मेलन, यानी कि रियो डी जेनेरियो एक ब्राज़ील में शहर है, वहीं पर 1992 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ था जिसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो एक शहर है ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में एक शहर है, वहीं पर हुआ था। इसे ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम में जाना जाता है। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। और इसी में एजेंडा 21 दिया गया था, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा होगा। इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी रियो शिखर सम्मेलन। लेकिन अगर ऑप्शन ए की बात किया जाए तो यहाँ क्योटो प्रोटोकॉल दिया हुआ है। जो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान में एक जगह है, याद रखिएगा क्योटो जो है जापान में एक जगह है, वहीं पर एक जो है प्रोटोकॉल हुआ था जिसको क्योटो प्रोटोकॉल से नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1997 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे इस क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो आपको ये हो गया रियो शिखर सम्मेलन। लेकिन ऑप्शन ए में है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो एक जगह है जापान में, यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था 1997 ईस्वी में। किसके लिए ये सम्मेलन हुआ था? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए हुआ था, यानी कि आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग के लिए हुआ था। ये तो इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद एक और प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो याद रखेगा, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है ये? मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल जो है एक जगह है कनाडा में। मॉन्ट्रियल कहाँ पर जगह है? कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल। तो वहीं पर हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किसके लिए हुआ था? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में ये प्रोटोकॉल। ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। कब हुआ था? याद रखिएगा 1987 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1987 ईस्वी में। आगे चलते हैं। तो आगे 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थाई बंदोबस्त को अमल में लाया गया? यानी कि अस्थाई बंदोबस्त जो लगाया गया था, कब लगाया गया था? 1793 ईस्वी में लगाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हुआ था? यानी कि 1972 ईस्वी में शिमला में एक समझौता हुआ था, इंदिरा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो आपको बताना है इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के द्वारा हुआ था। किसके बीच हुआ था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के द्वारा। आपको याद होगा 1971 ईस्वी में भारत और पाक युद्ध हुआ था। 1971 ईस्वी में भारत और पाक युद्ध हुआ था। इसी युद्ध को ख़त्म करने के लिए शिमला में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तरफ से थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। उसी को शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता, तो याद रखिएगा ताशकंद समझौता, ये ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तो ताशकंद समझौता भी किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत के तरफ से हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे और पाकिस्तान के तरफ से अयूब खान, जो ऑप्शन सी में है, यही थे। तो ताशकंद समझौता जो है कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। इसको अच्छा से लिख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आपका हो गया शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था, इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। लेकिन ताशकंद समझौता पूछेगा तो ताशकंद, एक तो है ताशकंद समझौता और एक है पंचशील समझौता और एक हो गया शिमला समझौता। तो देखिए ताशकंद समझौता हुआ था 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच। ये अयूब खान पाकिस्तान की तरफ से थे और लाल बहादुर शास्त्री भारत की तरफ से थे। 1966 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था। ताशकंद कहाँ पर है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। और ये पंचशील समझौता जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय जो है, भारतीय 9 भारतीय भाषाओं की एक एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या देवी मंदिर असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। आपको एक दो मंदिर और याद रखना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उसी तरह मदुरै तमिलनाडु, तंजौर में। तीसरे में है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन, तानसेन जो है अकबर के 9 रत्न में से एक थे। तानसेन कौन थे? अकबर के 9 रत्न जो थे उनके दरबार में, उनमें से एक थे जिसका नाम था तानसेन। इस तानसेन, इसका जो है रामतनु पांडे इसका नाम है, रामतनु पांडे। कह रहा है भारतीय भारतीय शैली से संबंध रखते हैं? तो ये ध्रुपद से संबंध रखते हैं। याद रखिएगा तानसेन किससे संबंध रखते हैं? ध्रुपद से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो है द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1972 ईस्वी में किया गया था द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन। आगे देखते हैं, कह रहा है वह भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जिस भूमि पर फसल बोई जाती है
और काटी जाती है उससे किस नाम से जाना जाता है? तो कुल बीजारोपित भूमि जाना जाता है, कुल बीजारोपित भूमि के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर उसे किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है? तो उसे अंतिम उत्पाद को उपभोग वस्तु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था, जिसको पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। यह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पूना के यरबदा जेल में हुआ था। याद रखिएगा, कभी कभी जगह भी पूछ देता है। पूना के यरबदा जेल में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, बार्ली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो बार्ली जो है कहाँ का लोक चित्रकारी का रूप है? तो याद रखना है, महाराष्ट्र का है ये। लोक चित्रकारी कहाँ का है? बार्ली महाराष्ट्र का है। और आपको जो है मधुबनी चित्रकला पूछा जाए, मधुबनी चित्रकला कहाँ का है? तो ये मधुबनी चित्रकला कहाँ का है? तो बिहार का है। याद रखिएगा, मधुबनी चित्रकला बिहार का है और बार्ली जो है महाराष्ट्र का है। तो ये था आज का वीडियो। अब जो है मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।